नमस्कार। आज बात करेंगे मणिपुर की। वो जगह जो अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती है, लेकिन जिसके पीछे छिपा है एक बहुत ही उलझा हुआ, एक सदी पुराना संघर्ष का इतिहास। ये एक ऐसी कहानी है जो भूगोल, पहचान और राजनीति के धागों से बुनी हुई है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में बांटकर देखेंगे। सबसे पहले जमीन और लोगों को समझेंगे, फिर इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और देखेंगे कि आज के हालात कैसे बने। देखिए, मणिपुर को समझना है ना, तो सबसे पहले उसके भूगोल को समझना होगा। सारी कहानी की जड़ यहीं से शुरू होती है। आप जरा सोचिए, एक छोटा सा बीच का हिस्सा, मतलब पूरी जमीन का सिर्फ 10%, वो है घाटी, और बाकी का जो 90% हिस्सा है, वो चारों तरफ से विशाल पहाड़ियों से घिरा है। यही यही भौगोलिक बनावट यहाँ के समाज की भी बनावट तय करती है। और हाँ, ये सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं है, ये लोगों का भी बंटवारा है। जो घाटी वाला इलाका है, वहाँ ज्यादातर मैतेई समुदाय के लोग रहते हैं, और ये जो विशाल पहाड़ियाँ हैं, ये कुकी और नागा जनजातियों का घर है। तो अब जरा इतिहास में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे इस भौगोलिक खाई को और भी गहरा किया गया, खासकर जब अंग्रेजों की एंट्री हुई। बर्मा के हमले ने यहाँ ऐसी तबाही मचाई कि उसे आज भी चाहे टारेट कुंटाकपा या 7 साल की तबाही के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आए तो अंग्रेज। उन्होंने एक नया सिस्टम तो बना दिया, लेकिन उनकी नीतियों ने एक ऐसी दरार डाल दी जो आज तक नहीं भर पाई। तो यहाँ सबसे जरूरी बात क्या है? अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए, शासन को आसान बनाने के लिए, घाटी और पहाड़ियों का प्रशासन बिल्कुल अलग अलग कर दिया। और बस यही अलगाव, यही आधुनिक मणिपुर के संघर्ष की पहली बड़ी वजह बना। तो जब अंग्रेज गए तो मणिपुर के भविष्य पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया। भारत में उसका विलय कैसे हुआ, ये कहानी आज भी एक बड़ा विवाद है। अब देखिए, मणिपुर का भारत में विलय 2 स्टेप्स में हुआ। पहला स्टेप तो ठीक था, राजा ने कुछ अधिकार भारत को दिए। लेकिन जो दूसरा स्टेप था, मतलब पूरा विलय, उस पर बहुत सवाल उठते हैं। कहा जाता है कि राजा को शिलोंग में नजरबंद करके उन पर दबाव डालकर इस मर्जर एग्रीमेंट पर साइन करवाए गए। और यही वजह है कि कई मैतेई संगठन इसे आज भी गैरकानूनी मानते हैं। और सोचिए जरा, विलय के बाद क्या हुआ। एक आजाद रियासत का दर्जा घटाकर पहले उसे एक पार्ट सी स्टेट बनाया गया, फिर एक यूनियन टेरिटरी। पूरे राज्य का दर्जा तो बहुत बाद में 1972 में जाकर मिला। ये जो अपमान और अपनी पहचान खोने का एहसास था ना, इसने गुस्से की एक ऐसी चिंगारी भड़काई जो आज तक सुलग रही है। विलय के बाद की कहानी और भी उलझ गई। अब खेल में आए जमीन और पहचान से जुड़े कुछ नए कानून, जिन्होंने पहले से बनी दूरियों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। अब ये बहुत दिलचस्प है। 1960 में एक भूमि सुधार कानून आया। इसके तहत पहाड़ी जनजातियों को तो ये हक था कि वो घाटी में जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन घाटी में रहने वाले मैतेई लोगों पर पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीदने पर पाबंदी लगा दी गई। तो जाहिर है, इससे एक बड़ी आर्थिक नाराजगी पैदा हुई। फिर आई 1965 की लोकुर कमेटी की रिपोर्ट। इसके 5 क्राइटेरिया के आधार पर कुकी और नागा समुदायों को शेड्यूल्ड ट्राइब यानी एसटी का दर्जा दे दिया गया। इससे उन्हें कुछ खास संरक्षण और फायदे मिले, लेकिन मैतेई समुदाय को इस लिस्ट से बाहर रखा गया। और यही फैसला आज की पूरी बहस के, पूरे संघर्ष के केंद्र में है। और होता क्या है, जब सालों तक शिकायतों को दबाया जाता है तो वो अक्सर हथियार उठा लेती हैं। मणिपुर में भी बिल्कुल यही हुआ। कई अलग अलग सशस्त्र गुट बन गए, और मुश्किल ये थी कि सबकी मांगें, सबके लक्ष्य एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, एक दूसरे से टकराते थे। यहाँ पर ये पूरा पेंट साफ नजर आता है। सोचें, एक ही जमीन है, उस पर मैतेई गुट हैं जो कहते हैं कि विलय ही गैरकानूनी था, हमें भारत से आज़ादी चाहिए। दूसरी तरफ नागा गुट है जिनका सपना है एक अलग संप्रभु ग्रेटर नागालैंड देश बनाने का। और फिर है कुकी गुट, जो भारत के अंदर ही एक अलग कुकीलैंड राज्य चाहते हैं। अब जाहिर है, तीनों की मांगें एक साथ तो पूरी हो ही नहीं सकती। और ये उलझन यहीं खत्म नहीं होती। मामला और भी ज्यादा तब बिगड़ जाता है जब नागाओं के ग्रेटर नागालैंड और कुकियों के कुकीलैंड के दावे वाले इलाके एक दूसरे से टकराते हैं। मतलब एक ही जमीन पर 2 अलग अलग दावे। और इसी जमीनी टकराव ने इन दोनों समुदायों के बीच कई बार हिंसक झड़पों को जन्म दिया है। और इन झड़पों के जख्म बहुत बहुत गहरे हैं। एक ऐसी ही दर्दनाक घटना है 13 सितंबर 1993 की।
उस दिन 100 से ज्यादा कूकी नागरिकों की हत्या कर दी गई थी। कूकी समुदाय के लिए ये एक ब्लैक डे है, एक ऐसा दिन जिसे वो कभी नहीं भूल सकते। इस एक घटना ने दोनों पहाड़ी समुदायों के बीच नफरत की एक दीवार खड़ी कर दी। अब सरकार के नज़रिए से देखें तो उन्होंने भी कई कोशिशें की। इलाके को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित किया, AFSPA जैसा कड़ा कानून लगाया। दूसरी तरफ 2008 में कुकी गुटों के साथ शांति समझौता भी किया। लेकिन असली मुश्किल ये है कि शांति वार्ता हमेशा अटक जाती है, क्योंकि अगर सरकार एक गुट की मांग मानती है तो दूसरा गुट नाराज हो जाता है। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। तो आखिर में हम उसी सवाल पर लौट आते हैं, एक ऐसी जमीन जिसे भूगोल ने बांटा, इतिहास ने दरारें डाली और कानूनों ने उन दरारों को और गहरा कर दिया। उस मणिपुर में शांति का रास्ता आखिर कैसा होगा? इतने सारे उलझे हुए धागों के बीच एक साझा भविष्य की तस्वीर कैसे बनेगी?